आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का गडर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट जो बोलता है, हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ड्रामे का, गायकी का, फाइन आर्ट का, नाचने का, या कोई और हुनर भी हो सकता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है। वो तराशा जाता है या वो पनपता है और उसमें से आदमी को पता चलता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। उसको लेके फिर वो चलता है एक ज़िंदगी के लिए, एक सफ़र के लिए। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ड्रामे से हैं, बतौर एक्टर काम किया है, बतौर डायरेक्टर काम किया है, और एज ए एक्टर के तौर पे कल्चरल एकेडमी से बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं और डायरेक्शन में भी नवाजे गए हैं। कोई और नहीं, उमेश सिंह। उमेश सिंह जी, आपका प्रोग्राम ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हम आपको वेलकम करते हैं। आपका एक लंबा सफ़र भी है, आपने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं, बहुत उम्दा स्क्रिप्ट का जो चयन किया है वो अच्छा रहा है। आपको एक्टर के तौर पे भी पुरस्कार मिला है, निर्देशक के तौर पे, प्रोडक्शन को लेके भी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके जो स्क्रिप्ट रहे हैं वो भी माशाल्लाह अच्छे रहे। मैं उस पर आऊँगा बाद में। पहले हम ये जानना चाहते हैं, ये कहते हैं ना, ये एक्टिंग का कीड़ा ये कब लगा, क्यों लगा और कैसे लगा? मुश्ताक जी, मुझे लगता था कि शायद यही पहला जो होगा वो पहला यही सेंटेंस होगा कि कहाँ से मैंने शुरुआत की। हाँ, मतलब क्यों? तो मुझे लगता है कि वही एक रटा रटाया डायलॉग है कि बस आँख खुलते ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो हुआ यूँ है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है, जो मेरी ननिहाल की तरफ से रहा है, वो सारे जो हैं वो आर्टिस्ट रहे हैं, कलाकार। मेरे सिस्टर्स जो हैं वो भी कलाकार हैं, वो गायिका भी हैं, अभिनेत्री भी हैं, अदाकारा भी हैं। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया है। मेरी मदर जो हैं वो हमारी जो यहाँ की एक लोक कला है पाख, हाँ, उनकी वो रेडियो की अप्रूव्ड आर्टिस्ट थी। अच्छा। और जो फिर मेरी नानी थे तो वो भी इसी लोक कला के, मतलब ये सब कुछ आपको विरसे में चल रहा था। फिर हमारे जो परनानी थे वो भी जब मैंने उनके मुंह से, अपनी मम्मा के मुंह से सुना है कि जब रेडियो स्टेशन रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हुआ करता था, ये लोग तब से हैं। तो ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, कुछ चीज़ें खून में होती हैं जो अपने आप आ जाती हैं, सिर्फ उनको पुश करने की एक बात होती है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि टैलेंट होता है, लेकिन खरीदना या कभी। तो मुझे एक वाक़या याद आता है मुश्ताक जी कि मैं जब फर्स्ट क्लास में था तो तब मुझे एक मौका मिला कविता सुनाने का। तो दीनू भाई पंत जी की बहुत अच्छी मशहूर कविता रही है, याद है, तो ये गल के सुनानियाँ कुछ मुंडे का गहरा। सुनाइए, पहले कविता सुनाइए, फिर हम आगे बात चलाएंगे। मुझे चंद ही लाइनें, क्योंकि मम्मा बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही लाइनें थी। हाँ, तो मेरी मम्मा गुनगुनाती थी वो डोगरी की बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी वो गीतड़ू नाम से उन्होंने दीनू भाई पंत ने लिखी हुई हैं। तो एक है चाचे दुनी चंदा का ब्याह चिड़ाया, और एक है वही कि तो की गल के सुनानी आऊँ के शपुंडा लगा हरामी कार कमह बतेरा सारे सिर खान मेरा इधर आ उधर जा घर ऐली बख रोआ उसी गजरे दा चा चोटी दंदिया दा पेई ओदी जंग भजी गई एक पे गई मरी फौजदारी दी करी क्या बात ने जालो खाले च पे जिंदो ही खे शहर पहलो पहल के शहर पहलो बड़ी फेमस, शहर पहलो पहल के बड़ी उनकी एक मशहूर कविता रही है। पूरा ड्रामा है पूरा उसमें पूरा ड्रामा है उसमें पूरा। मुझे जब भी मैं सिटी चौक से गुजरता हूँ तो मैं अचानक ही बोल पड़ता हूँ, या कभी होटल में बैठता हूँ तो घर वालों को बोलता हूँ कि नरगात बाजार के बाहर एक होटल, शायद होटल की दुकान, पता नहीं खाने की दुकान, लोग खाई जान, बड़े आओ जी करी सदन, बड़े भोले भाले लगन हैं। तेजा आखे हथ तो थाल आएगी दो, तेजा आखे हथ तो चटनी बख न्योड़े त्रै असें सुट्टी चंगी तै जिले रज्जी पुज्जी उठे कोल हट्टी आले टोके आखन बंदे 4 रुपए, तेजा पूछा उकने। अच्छा। उन्हें मारी कटे तके लोग हो ही गए कट्ठे
कुछ ए सलाद सी इंदा पट्टू ला रखी, पट्टू कंबल को बोलते जी हैं। जी। उन्होंने कहा ਇਹਦਾ पट्टू ला रखी जदों देंगन 4 पे पट्टू ले जांगे ने शहर पहलो पहल। पहले क्या बात। मतलब बहुत वो है। एक चाचा दुनी चंदा ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਲਾ ਮਚਾਇਆ, ਚਾਚੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੜਾਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੱਸਣ ਥੁੱਕਣ, ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 2.5 गज कफन। मतलब वो एक स्टायर, ये शुरुआती दौर था। और ये कविता मुझे बोलने का मेरी पहली ही फर्स्ट क्लास में ही, लोग कहते हैं कि मेमोरी, कुछ चीज़ें मुझे जो हैं अभी जो कल की याद नहीं रहती कि कल मैंने क्या खाया था, कल क्या किया था। लेकिन ये मेरी पहली जमात की वो कहानी है जो मुझे याद है कि ये कविता, क्योंकि मम्मा अक्सर बोलती थी और मुझे वो रट गई थी और मैं लिख के वो कविता ले गया था। स्कूल में मौका मिलता है, पहले स्कूलों में ऐसा होता था अक्सर कि बच्चों की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि आपने एक तो ताज़ा खबर पढ़नी है, न्यूज़ पढ़नी है, और किसी बच्चे को बोला जाता था कि सांस्कृतिक कुछ भी आपने पढ़ना है। तो मुझे ये जो था कि चाचे दुनी चंदा दा ब्याह जड़ाया, मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि बड़े उसमें स्टायर है, बहुत अच्छा। चलो ये आपका वो शुरुआत रहा। तो वो वहाँ पे बोलने के लिए जब मुझे कहा गया तो मैं साथ में बोली जाऊँ, साथ में हंसी जाऊँ, साथ में बोली जाऊँ। जो बच्चे थे छोटे छोटे बैठे हुए, मेरे से भी छोटे थे, नर्सरी क्लास में थे या मेरे से बड़े थे या टीचर्स थे, वो तो हंस रहे थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा हंस रहा था। तो मुझे ज़िंदगी का पहला सफ़र मेरी टीचर ने वहाँ से दिया कि बेटा, जब भी कोई चीज़ हंसने वाली सुनानी होती है, खुद नहीं हंसना है। लोग हंसें, उनका रिएक्शन देखो और ख़ुद फील करो कि आप कैसे बोल रहे हो। तब मुझे वो चीज़ महसूस नहीं हुई। लेकिन बाद में जब मैं प्रोसेस में गया इसके, जब मैं बड़ा हुआ, क्योंकि 5 तक मैं यहाँ पढ़ा, 5वीं तक, उसके बाद मैं हॉस्टल में चला गया, सैनिक स्कूल चला गया। तो सैनिक स्कूल में लकीली हमारा साथ भी बहुत अच्छे लोगों से जुड़ा। आज वो जानी मानी हस्ती हैं बहुत बड़ी, तो उनके साथ जुड़ा। तो ऐसे ही थोड़ा डेयरिंग हो गए हम लोग। तो हॉस्टल में बहुत कुछ रिसर्च करने को मिलता है, तो वहाँ पे जाके तो हमें हॉस्टल में रिसर्च करने को तो मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो रैगिंग मिलती है। अब अपने आप में एक ड्रामा है, अपने आप में एक ड्रामा है सर। अब सर इसमें क्या है कि लोग रैगिंग को कई ढंग से लेते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें प्रताड़ित किया गया, कुछ इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं कि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो चलो इसको भी झेलते हैं और देखते हैं किस एक्सटेंट तक ये जाता है। तो हम 3 बच्चे घूम रहे थे, मेरे साथ एक सरदार जी थे और एक लड़का और था, जैन था, एक मैं था। हम 3 बच्चे घूम रहे थे। हमें रूल्स पता नहीं थे कि रूल्स क्या हैं, कि हम एक दूसरे के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते हैं। तो हमने हाथ रखे हुए थे, हमारे सीनियर्स थे, तो उन्होंने कहा कि शाम को रूम नंबर 3 में रिपोर्ट करना। अब सीनियर्स थे, हम तीनों चले गए। अब जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमें पता था हमें रगड़ा मिलेगा, पिटाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेंटली प्रिपेयर थे। मैं था, वो उनका मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर था कि कुछ भी हो सकता है। एक घर की याद भी आती है, 6ठी क्लास में बच्चा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे कुछ करना है। तो अगर ये है तो इस जो मेरी सिचुएशन है उसको कैसे मैंने फेस करना है। तो वहाँ ले गए। लकीली क्या हुआ कि उन्होंने सरदार जी को बोला कि सरदार जी आप अपने कपड़े उतारेंगे। वो बेचारा डरे, कह रहा आप कपड़े उतारेंगे और वहाँ साइड में जाके मुर्गा बनेंगे। दूसरे लड़के को बोला कि भैया तू तो भाग और कैंपस का पूरा एक राउंड लगा के यहाँ पे आ जा। कैंपस हमारा जो है वो बहुत बड़ा कैंपस है। आप सैनिक स्कूल अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत अच्छा बढ़िया कैंपस है हमारा। तो वो वहाँ का चक्कर लगा के आ जाओ। और पता नहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे क्यों उन्होंने कहा कि तुम गाना सुनाओगे। अच्छा, तुम गाना सुनाओगे। तो हमारे यहाँ के एक, क्योंकि बचपन में हमारे घर में भी संगत वगैरह लगती थी, सिस्टर्स गाती थी, तो बहुत से कलाकार आते थे और रिहर्सल्स होती थी। तो वो एक गाना जो अब वो स्वर्गीय हैं जैतून मसीह जी, तो वो गाना गाया करते थे। तो वो मुझे ना वो सुनते सुनते याद हो गया था गाना। याद है तो मुझे याद है, वो गा के सुनाइए। तो वो जब उन्होंने मुझे दिया तो पहले गाना सुनाइए, फिर तो वही मैं आपको गाना सुनाता हूँ। वो गाना है लवली सी मैडम हम भी सेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। लवली सी मैडम, उसमें बड़ा अच्छा एक अंतरा है।
अच्छी सी हाइट हो, कलर भी वाइट हो, अच्छी सी हाइट हो, कलर भी वाइट हो, फैशन का युग है यारो, पैंट भी टाइट हो, ऐसी हो मीका, ऐसी हो क्या बात मीका। है, ये तो ऐसा ही करके उमेश जी का एक सफ़र था जो जहाँ से ये पन पे। उमेश जी, ये आपका रहा वो सफ़र शुरुआती दौर का, उसके बाद आपने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं, एक पायदार स्टेज पे आके अपना थिएटर में अब सीरियस हो गए, एक सीरियस दौर आया। आप अपना जो नाटक करते हैं या जो उसका स्क्रिप्ट चुनने का प्रोसेस आपका क्या रहता रहा? सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन यही है, सबसे मुश्किलात जो है यही है। और जम्मू थिएटर की बहुत बड़ी एक त्रासदी रही है सर ये, कि इसमें बाकायदा हम कहते हैं कि वी आर प्रोफेशनल्स, लेकिन प्रोफेशनल्स किस तरफ हैं? क्या पेमेंट की तरफ हैं या काम की तरफ हैं, या अपने काम को हम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं? यहाँ का ये कि है कि अगर आपकी अपनी एनजीओ है और आपने वो रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो समझ लीजिए आप उस एनजीओ के एक सैनिटेशन वर्कर से लेकर और उसके डायरेक्टर तक, निर्देशक तक आप हैं। आप नहीं सारे, और आप ही अरेंजर भी हैं, जो आप रिफ्रेशमेंट का भी अरेंज करेंगे। तो आपने ही सबसे पहला प्रोसेस होता है स्क्रिप्ट को चुनना। आपने जो कहा स्क्रिप्ट को चुनना, तो स्क्रिप्ट को चुनना एक बहुत ही कठिन होता है और कठिन होता जा रहा है। पहले दौर में ऐसा नहीं था, पहले दौर के डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत निर्देशक, हमने आपके साथ भी काम किया, बतौर आपके शिष्य रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा हमने काम किया, हमें कोई वैसा प्रेशर नहीं होता था। आप खाली हमें बोल देते थे कि ये वाला करैक्टर आपका है, हमने कभी मुड़ के सवाल नहीं किया कि ये एक पेज का है, एक डायलॉग्स का है, ये म्यूट है या थ्रू फोटो है या क्या है, कैसे करना है। तो हम उस प्रोसेस में हमने कभी पूछा नहीं। लेकिन आज का दौर जो चल रहा है, आज वो कहते हैं कि करैक्टर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो एक्टर्स के हिसाब से आपको स्क्रिप्ट चुननी है। तो मैं उससे थोड़ा सा अपवाद रहा हूँ कि मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट मजबूत होनी चाहिए, एक्टर्स अपने आप आ जाएंगे। और स्क्रिप्ट चुनना क्या है कि स्क्रिप्ट रेलिवेंट होना चाहिए। जो रेलिवेंट इन द सेंस कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसका आज के दर्शकों के साथ भी संबंध होना चाहिए, जो दर्शक उसमें देख सकें। क्योंकि हम थिएटर वालों की ही एक ड्यूटी भी बनती है, एक धर्म भी बनता है कि लोग हम से ही देखकर सीखते हैं और अच्छे बुरे का चयन करते हैं। हम ही समाज को बदलने वाले भी लोग हैं, जो थिएटर के लोग हैं। तो आपने देखा होगा आज़ादी की मूवमेंट में भी थिएटर के लोगों ने या हमारे गीत संगीत ने या हमारे कलाकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज का दौर भी उसी दौर के अंदर चल रहा है, जहाँ बहुत सी ताकतें जो हैं, जो नेगेटिव ताकतें हैं, वो इसको न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई हैं, बिठाने में लगी, हर चीज़ का जो है उसका वो तोड़ने में लगी हुई हैं। एक थिएटर ही है जो सब चीज़ों को जोड़ने में लगा हुआ है। और हम यही कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट का चयन ना हो जिससे कि कोई समाज के अंदर हमारे कारण कोई गलत मैसेज आए, या मतलब लोग उसको कुछ और ही उसका मतलब निकालने की कोशिश करें, हाँ, इंटरप्रेट अलग ना करना शुरू कर दे। तो हम उसी चीज़ को सोच के कि क्या रेलिवेंट है और क्या इस दौर में चलेगा और क्या ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, जो मैं सोचता हूँ। हर एक का अपना अलग अलग एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन क्या मैं सोचता हूँ कि क्या ज़िंदगी में कहाँ आपको ये नाटक छूता है, आपको नाटक छूना चाहिए, आपको आपके दिल को चीर के निकल जाना चाहिए। ये एक प्रोसेस है और इसमें बहुत से अच्छे हमारे मैं एक अपने आप को खुश नसीब महसूस करता हूँ कि बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया, कि मुझे इतनी समझ और इतनी परख आई कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन एक परख होती है इंसान के अंदर की कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो देखें और ये लोगों को भली लगेगी, और इन उम्मीदों पर फ़िलहाल अभी तक मैं खरा उतरा हूँ। निर्देशक या एक्टर होने के नाते क्या पढ़ना चाहिए लिटरेचर? ज़रूरी। हमारी जो पीढ़ी आज थिएटर कर रही है वो कितना पढ़ रही है? यही तो लैक कर रहे हैं सर, कि वो ना पढ़ रहे हैं, ना वो देख रहे हैं, और ना ही वो सुन रहे हैं, ना ही वो सुन रहे हैं किसी की।
उनकी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस जिसको कहते हैं वो हो गई है। और सर मैं बहुत हैरान होता हूँ कि थिएटर के अंदर बहुत बड़ी बात है, पेशेंस सिखाई जाती है कि आप कितने सहनशील हैं, आप कितने ध्यान से, कितने तरीके से सुन रहे हैं, कोई कह रहे हैं। लेकिन आज माफ़ करना, मैं चंद लोगों के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो थिएटर के अंदर आ रहे हैं, अच्छा वह काम कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो सहनशीलता है काफ़ी लोगों में मैंने देखी है कि वो सहनशीलता नहीं है। कहाँ देखते हैं आज जम्मू का थिएटर? जम्मू का अगर सर आप कहें तो जम्मू का थिएटर जो है बहुत बढ़िया इसका स्तर हो सकता है। कमी कहाँ है? अगर इसमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन आ जाए। डिसिप्लिन शब्द एक बहुत छोटा सा है, लेकिन सर इसका मतलब बहुत गहरा है। हर एक चीज़ में डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत चीज़ होती है। उसमें बड़ों का आदर सम्मान भी है, उसमें स्क्रिप्ट को पढ़ना भी है, उसमें बाहर के थिएटर को देखना भी है, उसमें अच्छे क्रिटिसिज्म को, अगर आपके नाटक का कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। हम कह तो देते हैं कि भैया यार तू क्रिटिसाइज़ कर, खुल के कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस वक्त हम सुन लेते हैं और उसके बाद के जो रिएक्शंस होते हैं, अरे यार ये क्या क्रिटिसाइज़ करेगा, इसको खुद क्या किया है इसने, वो उसकी चीज़ें गिनाना शुरू कर देते हैं। अच्छी चीज़ लेना शुरू कोई नहीं करता है, किसी के अंदर इतना माता नहीं है कि कोई बर्दाश्त कर पाए कि हाँ वाकई यार, कोई आत्म मंथन कर पाए, शाम को ये सोच पाए कि हाँ यार ये कमी तो थी वाकई यार, या ये कमी नहीं थी, मैं नेक्स्ट टाइम इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा और इस तरीके से करूंगा। लेकिन नहीं, वो इस बात में विश्वास करते हैं कि इसने ये बात कही है और उसका ये मुझे जवाब देना है, अभी मुंह तोड़ के दिखाऊंगा। तो थिएटर की परंपरा नहीं है। क्या आज जम्मू में एक्टर कम हैं, डायरेक्टर ज़्यादा हैं? बहुत बढ़िया आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। क्योंकि जब हमारा दौर था तो हम बतौर एक्टर, क्योंकि आज भी मैं अपने आप को बतौर एक्टर बहुत कमियां अपने आप में पाता हूँ। एक तो सोर्सेज की कमी है, दूसरा प्रोसेस की कमी है, तीसरा हमारे अंदर अब खुद की कमी है कि हम उस प्रोसेस में जाना नहीं चाहते। अगर हमारे गुरु लोग कह देते हैं बेटा तुम्हारे लिए सैर बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे मुंह से थूक गिरती है, तुम्हारे लिए सैर बहुत ज़रूरी है, शब्दों का उच्चारण करना बड़ा ज़रूरी है, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, मैगज़ीन्स पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी बात है मुश्ताक सर, मैं आपको क्या बोलूँ कि जो स्क्रिप्ट्स होती हैं जी, ये हमारी जान होती है। स्क्रिप्ट्स जो होती है ये हमारी जान होती है। इस बात को आप समझते हैं कि मैं तो कहीं भी स्क्रिप्ट्स देखता हूँ तो आप भी बोलते हैं कि यार तेरे को स्क्रिप्ट दिखनी चाहिए और तू बस उठाने की बात करता है कि मैं फोटोस्टेट करा लूँ। तो सर ये है कि हम जब दिल्ली वगैरह जाते हैं तो हमारे यहाँ तो इतना, जम्मू में कोई स्कोप नहीं है स्क्रिप्ट्स का। हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम लोग हैं जैसे आपके पास हैं, तो आप कभी भी हमें ना नहीं करते हैं। आप कहते हैं ठीक है बेटा ले जा, कर ले अपना काम और वापस कर देना। तो हम दिल्ली जाते हैं, मेरे जो घर वाले हैं वो शॉपिंग करते हैं और मैं दरियागंज में संडे के दिन वहाँ पे बुक्स लगी होती हैं, तो मैं वहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट्स ढूंढ रहा होता हूँ, थिएटर के ऊपर बुक्स ढूंढ रहा होता हूँ, क्योंकि वो थोड़े कम रेट की होती हैं, थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। तो जितने पैसों में वो शॉपिंग करते हैं मैं किताबें खरीदता हूँ। उन्होंने अपना एक बैग बनाया होता है और मैं किताबों। मेरा सवाल वहीं रह गया, डायरेक्टर और एक्टर वाला। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ आपको सर, उसी पे आ रहा था कि क्या होता है कि जब हम स्क्रिप्ट इतनी मेहनत से वहाँ से लाते हैं, श्री राम सेंटर के वहाँ से लाते हैं, यहाँ लाते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं कि बेटा पढ़ो स्क्रिप्ट और उसके बाद बताओ कि ये स्क्रिप्ट कैसी है। वो स्क्रिप्ट कभी वापस नहीं आती, वो स्क्रिप्ट कभी वापस नहीं आती। पिछले दिनों मैंने एक नाटक सर, किसी बहुत अच्छे एडेप्टर हमारे यहाँ के जम्मू के रहे हैं, हम बहुत अच्छे, वो बड़े डोगरी के महानुभाव हैं, बहुत पहुंची हुई चीज़ है, एक्टर हैं वो, श्री मेहता जी। तो किसी बात पे चल के, तो स्क्रिप्ट पे उनसे बात हो रही थी, तो हमने कोई 4-5 घंटे मैं और मेरी बहन ने बैठ के उनके पास लगाए और बाद में वो हमें स्क्रिप्ट देने के लिए राज़ी हो गए। बहुत नामी गिरामी एक हस्ती हैं, नेशनल थिएटर पर इंटरनेशनल वो राइटर हैं, प्ले राइटर हैं, उनकी वो स्क्रिप्ट थी। तो वो प्ले हम लेकर आए और मैंने एक्टर के साथ डिस्कस किया कि ये नाटक हम करेंगे। और नेचुरली अगर आपने उस एक्टर के साथ करना है तो आप उसको स्क्रिप्ट देते हैं,
लेकिन अनलकीली उस साल वो नाटक नहीं मैं कर पाया। लेकिन उसी साल मैं देखता हूँ वही स्क्रिप्ट दूसरा थिएटर ग्रुप अपने नाम से डाल रहा है। तो बहुत एक होता है कि एक चीज़ आपने डिस्कस करी है, अपने पास रखी हुई है, और जो आपका सवाल था मैं उसी सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। जम्मू में एक्टर कम है कि डायरेक्टर कम है, ये मुझे बताइए। अब क्या है कि सहनशीलता बहुत कम आ गई है। कम समय में ज़्यादा ख्याति पाने के चक्कर में कुछ लोगों को ये लगता है कि डायरेक्टर जो है वो कुछ करता नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, और हम ही डायरेक्टर बन जाएं तो वो वैसा कर ले, जबकि वैसा होता नहीं है। क्योंकि जहाज़ को, इतने बड़े जहाज़ को चलाने वाला एक ही होता है जो मंजिल तक पहुंचाता है। उसे सारे रास्तों की वाकफियत होती है, उसे पता होता है कहाँ समुद्र की लहरें ऊंची उठेंगी, कहाँ नीची उठेंगी, और वो क्या करते हैं कि वो बीड़ा उठा लेते हैं, और अंजाम आप लोगों ने देखा ही है और हम सब देखते ही हैं अंजाम। फिर उन नाटकों का अंजाम क्या होता है। इतने अच्छे अच्छे नाटक जो बहुत दिग्गज हमारे पूजनीय जो लोग हैं वो कर चुके हैं, आप जैसे लोग जो हैं कर चुके हैं, और फिर बाद में उनका जब हम हश्र देखते हैं कि क्या है, क्या हुआ हश्र, कैसे किया उसका कत्ल। नाटक का भी कत्ल होता है सर, नाटक का भी कत्ल होता है। ये नहीं है कि आदमी का ही कत्ल होता है, नाटक का भी कत्ल होता है। फिर वो यही बात होती है, अब हर कोई निर्देशक बनना चाहता है। जम्मू के अंदर तो हर कोई निर्देशक बनना चाहता है। अब पता नहीं इसमें कुछ अकेडमी ने कुछ जो एनहांस कर दिया उसके कारण हुआ है, या कुछ लोग मालूम नहीं क्या। इसके साथ ही अब मैं आप ये चाहता हूँ कि आप आने वाली पीढ़ी को मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या करते थे? बहुत बढ़िया सर। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि किसी को कोई कह सकूँ, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, लाइफ के अंदर जो मेरा तजुर्बा रहा है, तो मुझे यही लगता है आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले बहुत अच्छे एक लिसनर बनिए, एक सुनने वाले, जो आप सुने, जो आपके गुरु लोग कहते हैं अगर आप मानते हैं तो मन से, तो पहले आप सुनिए और अच्छा अच्छा लिटरेचर पढ़िए। और आपकी पीढ़ी तो बहुत बहुत अच्छी पीढ़ी है, आपकी इतनी संभावनाएं हैं। आपको एक बाबा दे दी गए हैं, गूगल बाबा दे दी गए हैं, आपके पास तो हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे आपके हाथों में रहते हैं। तो आप बाकी चीज़ें ना देखकर अगर अच्छा अच्छा लिटरेचर पढ़िए, लोगों से बातचीत करिए, बातचीत में ही चीज़ें अच्छी निकलती हैं, और सिंसियर रहिए। थिएटर सिंसियरिटी मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, और आपका समय मांगता है। अगर आप 2 घंटा भी थिएटर को देते हैं, 1 घंटा भी थिएटर को देते हैं, तो सिंसियरिटी के साथ दीजिए, डिसिप्लिन के साथ दीजिए, और आदर मान के साथ दीजिए। फिर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, यही मेरा कहना है। इसके साथ ही उमेश जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका एक बार फिर थैंक्स करता है प्रोग्राम टैलेंट स्पीक के लिए। और आप सब दर्शकों से यही गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स भी दीजिए। आपसे इजाज़त चाहते हैं। आदाब।